हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहां पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। देखो, ये गिवन सर्किट में ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। इट मींस बाय यूजिंग केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले यहां ये चेक करना है कि यहां पे कितने नोड दिया है, क्योंकि हमें इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन में लिखा है नोडल एनालिसिस, इट मींस बाय यूजिंग केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां हम पहले नोड चेक करेंगे कितने नोड दिए हैं। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ऊपर में यहां पे 2 नोड है और नीचे में भी यहां पे 2 नोड है। देखो, ऊपर का जो नोड है ये है फर्स्ट नोड, ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज मान लो V1, ठीक है। और ये जो दूसरा नोड है ये है नोड 2, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मान लो दैट इज V2, ठीक है, इस तरह से। और जो नीचे के 2 नोड है उसमें से कोई एक नोड को अर्थ कर लो, यानी अर्थिंग कर लो। तो जो है बीच में हम यहां पे अर्थिंग शो करेंगे। देखो, इस तरह से हम जो है नीचे के नोड को अर्थ कर लेते हैं। हमने नीचे के नोड को अर्थ कर लिए, इसका मतलब उसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। तो चलो, अब फाइनली हमने नोड यहां पे ले लिए और दोनों नोड के अक्रॉस, जो ऊपर दोनों नोड है, दोनों नोड के अक्रॉस हमने वोल्टेज ले लिए V1 एंड V2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। ये 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इसके दोनों साइड में जो नोड है वो दोनों नोड के अक्रॉस का वोल्टेज पहले फाइंड आउट करो। इट मींस पहले ये V1 एंड V2 फाइंड आउट करो। अगर आपने V1 V2 फाइंड आउट कर लिए तो वो वोल्टेज का यूज करके आसानी से इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये V1 V2 फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहां पे नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट नोड है, ये फर्स्ट नोड पे हम यहां पे केसीएल अप्लाई करेंगे। इट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये हम यहां लिख लेंगे अप्लाई केसीएल, यहां लिखेंगे अप्लाई दैट इज केसीएल एट नोड 1, ठीक है। नोड 1 पे हम यहां पे अप्लाई करेंगे केसीएल। देखो, ये नोड पे अब कैसे अप्लाई होता है, देखो यहां समझ लो, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ये नोड पे जितने भी ब्रांचेस मिल रहे हैं, नोड क्या होता है, नोड एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, ठीक है। तो यहां पे ये एक जो नोड है, यहां पे 3 ब्रांचेस मिल रही है। देखो, ये एक ब्रांच लेफ्ट साइड वाली, ये एक ब्रांच 5 ओम वाली और ये एक ब्रांच 2 ओम वाली, ये तीनों ब्रांचेस यहां पे मिल रही है। तो आपको क्या करना है, ये नोड पे जो 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस पे यहां पे करंट ले लेना है। अब क्या करंट लेना है ये चॉइस आपकी है। I1, I2, I3 ऐसा दो, या फिर IX, IY, IZ ऐसा लो, या फिर IA, IB, IC ऐसा लो। चॉइस आपकी है, ठीक है। तो यहां पे हम दे देंगे। लेकिन देखो, यहां पे ये जो ब्रांच लगी है, देखो ये जो ब्रांच है 7 ओम वाली, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच का ये जो ब्रांच है, इसमें ये जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन चेक करो। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ये करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर ये डायरेक्शन को आप कंटिन्यू करोगे तो ये जो करंट है वो ऐसा जा रहा है, ये देखिए इस तरह से जा रहा है, ऐसा। इसका मतलब ये करंट जो है ये नोड पे एंटर हो रहा है। देखो, ये करंट ये नोड पे एंटर हो रहा है, नोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट है, मान लो ये करंट को I1, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिए I1। ये 7 एम्पियर है, I1 मतलब 7 एम्पियर, और ये नोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये नोड पे जाएगा तो ये नोड पे यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। नोड पे यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो करंट इधर गया इसको मान लो करंट I2, और जो करंट इधर गया 5 ओम में से, इसको मान लो करंट I3। नेमिंग क्या देना है ये चॉइस आपका है। हमने आपको कहा है आप कोई भी टाइप से नेमिंग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमने क्या किए, यहां पे हमने ये करंट I1 को करंट I1 यानी 7 एम्पियर को यहां तक लाए, और अब ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 ऐसे 2 पार्ट में वो नोड पे डिवाइड हो गया। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट नोड है, ये फर्स्ट नोड पे 3 ब्रांचेस लगी है और तीनों ब्रांचेस में हमने यहां करंट ले लिया है I1, I2, I3। और अब आपको क्या करना है, ये करंट्स का समेशन करना है। ये नोड पे करंट का समेशन करना है, लेकिन समेशन करते समय एक छोटा सा रूल है।
रूल ये है कि जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको निगेटिव में लो और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में लो। क्या कहा? देखो हम आपको यहां लिख के देते हैं, ठीक है। जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको निगेटिव में लो और जो करंट लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में लो, ठीक है। ये रूल का आप यूज करो तो आप आसानी से यहां पे केसीएल का इक्वेशन बना सकते हैं। वैसे अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन एक ही बनता है। अगर आपने जो करंट एंटर हो रहा है अगर आपने वो पॉजिटिव में लिए और लीव करने वाला करंट अगर निगेटिव में लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही टाइप का इक्वेशन बनता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिए हैं, कुछ बुक्स में ये रूल दिया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा रूल दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही जाता है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम यहां पे ये रूल यूज करने वाले हैं। तो चलो देखो यहां पे जो तीन करंट है I1 I2 I3, तीन में से कौन सा करंट V1 नोड पे एंटर हो रहा है, कौन सा करंट नोड से लीव कर रहा है, वो आपको चेक करना है। तो ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 ये नोड 1 पे एंटर कर रहा है। अगर ये एंटर कर रहा है तो ये करंट I1 जो है हम निगेटिव में लेंगे बाय यूजिंग दिस रूल। तो हम यहां पे लिख लेंगे निगेटिव में I1, ठीक है। इसके बाद I2 I3 को तरफ चेक करो, I2 और I3, I2 जो है वो V1 से V2 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो I2 है वो V1 से लीव कर रहा है, देखो V1 के बाहर जा रहा है, तो जो करंट लीव करेगा वो आपको पॉजिटिव में ले लेना है, ठीक है ना। तो I2 जो है वो नोड 1 से बाहर जा रहा है, ठीक है, लीव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हम पॉजिटिव में लेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे पॉजिटिव में I2 इस तरह से। और अब I3 की तरफ देखो, I3 जो है वो नोड ये जो नोड है 1 इसके अक्रॉस V1 है, यहां से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नोड से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये नोड को लीव कर रहा है, तो ये भी हम यहां पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव में I3, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आया? ये दोनों पॉजिटिव क्यों आए? क्योंकि ये दोनों नोड 1 से लीव कर रहे हैं, नोड 1 के बाहर जा रहे हैं इसलिए। और ये निगेटिव में क्यों आया? क्योंकि ये नोड 1 पे एंटर कर रहा है, नोड 1 के अंदर जा रहा है, इसलिए वो जो अंदर जाएगा वो निगेटिव में और जो बाहर जाएंगे वो पॉजिटिव में, ठीक है। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल इक्वेशन एक ही बनता है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे नोड 1 पे केसीएल अप्लाई किए, इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करना है। तो I1 का वैल्यू हमें पता है क्या है, हमने कहा था आपको I1 माने 7 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख लो I1 यानी 7 एम्पियर, तो ये हो जाएगा -7। उसके बाद I2 यानी क्या होगा, तो I2 यहाँ पे करंट यानी क्या होता है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, करंट यानी V/R, ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। करंट का फार्मूला देखो, फार्मूला यहां लिख के देते हैं, करंट का स्टैंडर्ड फार्मूला, करंट I इज इक्वल टू V/R। इसका मतलब करंट I को V/R के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर V और नीचे R, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहां पे हम वही करेंगे, ये जो I2 है इसको हम V/R के फॉर्म में सेट करेंगे और जो I3 है इसको भी हम V/R के फॉर्म में सेट करेंगे, ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I2 को अगर आपको V/R के फॉर्म में सेट करना है तो ये डायग्राम में चेक करो कि I2 कहां से कहां जा रहा है। तो जो I2 है वो नोड 1 से नोड 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब V1 से V2 की तरफ जा रहा है। आपको अच्छे से पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये V1 से V2 की तरफ जा रहा है, तो V1 हो गया हायर पोटेंशियल, V2 हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, और कौन से रेजिस्टेंस में से जा रहा है, 2 ओहम में से जा रहा है। तो हम यहां पे इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए I2 इज इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय यहां पे 2, इस तरह से, ठीक है। हमने V1 माइनस V2 बाई 2 ऐसा लिखे, इसका मतलब हमने V/R के फॉर्म में सेट किए। देखो ऊपर में पूरा वोल्टेज आ गया, नीचे में रेजिस्टेंस आ गया जो कि है 2 ओहम का, ठीक है। ऊपर में पूरा वोल्टेज है, क्योंकि V1 माइनस V2 हमने लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज हो गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 जो रेजिस्टेंस है वो। उसके बाद प्लस I3 यानी ये देखो ये रेजिस्टेंस I3, अब इसको भी आपको V/R के फॉर्म में सेट करना है। तो चेक करो कि I3 कहां से कहां जा रहा है। तो जो I3 है ये V1 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, देखो नीचे जो है ग्राउंड है, और हमने नीचे का जो पॉइंट है, नीचे का जो नोड है वो हमने अर्थ किया है। और हमने आपको कहा था कि जब आपने नीचे का नोड अर्थ किया है, इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो गया 0। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल पूरी तरह से 0 है, क्योंकि हमने उसको अर्थ किया है,
ठीक है। तो I3 जो है वो ये V1 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होके जा रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू 0। देखो हमने ये फाइनली I3 को भी V बाय R के फॉर्म में सेट कर लिए। देखो V बाय R, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो V1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब हमने इसको V बाय R के फॉर्म में सेट कर लिए। और अब बस इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी। तो चलो यहां इक्वेशन बनाते हैं। ये जो -7 है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, इसको स्प्लिट करो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज V1 बाय 2 माइनस V2 बाय 2, ठीक है, प्लस V1 बाय 5, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये V1 और ये V1 में से यहाँ पे V1 कॉमन ले लो, ये दोनों टर्म्स में से, तो ये बचेगा दैट इज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5, ठीक है, और बाहर में निकला V1 और इसमें यहाँ पे -1 बाय 2 ऑफ V2 इज इक्वल टू 7, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ब्रैकेट है 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज 0.7, ठीक है, ऑफ V1, और 1 बाय 2 यानी 0.5, तो माइनस 0.5 ऑफ V2 इक्वल टू 7। तो ये देखिए हमने जैसा कहा था, यहाँ पे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई V1 V2 के फॉर्म में। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। हमने फर्स्ट नोड पे KCL अप्लाई किए, फर्स्ट नोड पे KCL अप्लाई करने के बाद हमें ऐसी एक फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। और अब क्या करो, सेकंड नोड पे यहां पे KCL अप्लाई करो। देखो सेकंड नोड है और सेकंड नोड पे हमने वोल्टेज लिया है V2, अब यहां पे KCL अप्लाई करो, इसी तरह की इक्वेशन बनेगी और वहां पे भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगी, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें V1 V2 मिल जाएगा। एक बार V1 V2 मिला तो फिर हमें 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पे हम स्टेप लिख लेंगे, अप्लाई KCL नाउ, अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। नोड 2 पे हम KCL अप्लाई करने वाले हैं, जैसा नोड 1 पे KCL अप्लाई किए बिल्कुल उसी तरह से। तो नोड 2 पे KCL अप्लाई करने के लिए नोड 2 पे करंट्स वहां पे शो करो, जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में करंट शो करो। देखो नोड 2 में कितने ब्रांचेस लगी है चेक करो, तो नोड 2 में 3 ब्रांचेस लगी है। देखो इधर एक राइट साइड का ब्रांच जिसमें एक करंट सोर्स है, ये एक ब्रांच 2 ओहम वाला ब्रांच और ये 10 ओहम वाला ब्रांच, तो ये 3 ब्रांचेस यहां लगी है। तीनों ब्रांच में अब यहां पे करंट ले लो। तो चलो यहां पे तीनों ब्रांचेस में करंट हम यहां शो करेंगे। तो ये देखो ये जो I2 है, देखो ये जो I2 है, ये I2 आगे बढ़ाओ, इसी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और I2 देखो ये I2 जा रहा है नोड 2 पे, देखो ये I2 जो है ये नोड 2 पे जाएगा और यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। देखो इस तरह से जो करंट इधर गया इसको नाम दे दो I4, और जो करंट यहां जा रहा है 10 ओहम में से उसको हम नाम दे देंगे I5। तो नेमिंग हमने इस तरह से दिए, ठीक है। इसके पहले I1 I2 I3 हो गया था, इसलिए I4 I5, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली नोड 2 पे जो 3 ब्रांचेस है वो तीनों ब्रांच में क्या क्या करंट है, तो देखो नोड 2 में ये एक ब्रांच लगा है, इसमें से फ्लो हो रहा है I2, इधर जो ब्रांच है इसमें से फ्लो हो रहा है I4, और जो ये जो ब्रांच है इसमें से फ्लो हो रहा है I5, इस तरह से, ठीक है। और अब ये तीनों करंट्स का समेशन करो। तो चलो यहां पे समेशन करते हैं। तो समेशन करते समय रूल हम यही यूज करेंगे जो इसके पहले हमने यूज किए थे, जो करंट एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव में लेंगे और जो करंट लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। चेक करो यहां पे कौन सा करंट नोड 2 पे एंटर कर रहा है, तो यहां पे देखो I2, देखो जो I2 है ये I2 कहां से कहां जा रहा है, तो V1 से V2 के तरफ जा रहा है। देखो V1 से V2 के तरफ, इसका मतलब ये I2 है ये V2 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब V2 पे एंटर कर रहा है। ये I2 V2 पे एंटर कर रहा है, इसका मतलब I2 जो है वो यहां निगेटिव में आएगा क्योंकि वो V2 पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे यहां पे निगेटिव में I2, इस तरह से, ओके। और अब I4 I5, देखो I4 I5 V2 से लीव कर रहे हैं, दोनों के दोनों वो सेकंड नोड के बाहर जा रहे हैं। देखो I4 ये भी नोड के बाहर जा रहा है और ये जो I5 ये भी नोड के बाहर जा रहा है। दोनों करंट लिविंग कंडीशन में है, दोनों करंट नोड को लीव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव में आएंगे ये रूल का यूज करके। तो ये हम यहां लिख लेंगे प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ
I5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने तीनों ब्रांचेस में जो तीन करंट है, तीनों करंट का हमने यहां समेशन कर लिए। और अब यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो यहां पे जो I4 है, देखो I4 का वैल्यू क्या है, देखो I4 जो है वो ये ब्रांच से फ्लो हो रहा है और ये ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। इसका मतलब I4 का वैल्यू हो गया 5। इसका मतलब I4 के जगह हम यहां 5 लिख सकते हैं। तो I4 के जगह हम यहां 5 लिख लेंगे, ओके। लेकिन ये I2 और I5 का क्या वैल्यू होगा? तो I2 कहां से कहां जा रहा है वो चेक करो। तो I2 इसके पहले भी हमने इसमें देखो यूज किए थे। I2 जो है वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, V1 से V2 की तरफ जा रहा है। तो I2 के लिए वैल्यू वही रहेगा, आप उसको V बाय R के फॉर्म में सेट करोगे तो वैल्यू वही रहेगा जो इसके पहले था, V1 माइनस V2 बाई 2। तो हम यहां पे वो लिखेंगे, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस की तरफ ध्यान दो, माइनस बाहर रखो और ब्रैकेट के अंदर लिखो V1 माइनस, जस्ट मिनट, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने I2 का वैल्यू यहां पे लिख लिए, ठीक है। जो I2 है उसको हमने V बाय R के फॉर्म में सेट कर लिए। देखो V ऊपर है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय यहां पे 2, क्योंकि जो I2 है वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और माइनस सबसे इंपॉर्टेंट है। और I4 का वैल्यू हमने लिख लिए 5। और अब I5 कहां से कहां जा रहा है? देखो जो I5 है ये सेकंड नोड से, नोड 2 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब V2 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। तो हम यहां लिख लेंगे इस तरह से V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 और इक्वल टू 0। देखो जिस तरह से हमने I3 के लिए यहां पे लिखा था V1 माइनस 0, देखो V1 माइनस 0 बाई 5 लिखे थे, बिल्कुल उसी तरह से I5 के लिए भी हमने लिख लिए। और अब इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो और इसको स्प्लिट भी करो, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे V1 बाई 2, ठीक है, प्लस V2 बाई 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है, देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये टर्म माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये जो 5 है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, -5 हो जाएगा। और ये प्लस V2 बाई 10 ऐसा, और ये हो गया -5, देखिए, ओके। और अब यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड टर्म में से V2 कॉमन ले लो, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस में 1/2 ऑफ V1। देखो V1 को साइड में निकालो, -1/2 यहाँ लिखो। देन यहाँ पे V2 कॉमन ले लो, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 1/2 प्लस 1/10 ऑफ V2 इक्वल टू -5। देखो इस तरह से हमने यहाँ पे V2 कॉमन ले लिए। और अब इसको सॉल्व करो, -1/2 यानी -0.5 ऑफ V1 और ये ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो तो ये आएगा 0.6 ऑफ V2 इक्वल टू -5। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तैयार कर लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई किए तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई किए तो भी चलेगा। तो ये हमने यहाँ पे सेकंड नोड पे KCL अप्लाई किए तो हमें ये सेकंड यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है, सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, एक झटके में आंसर आएगा। और दूसरा मेथड है कि आप इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युअली सॉल्व करना है तो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इक्वेशन से V1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है V2 के फॉर्म में, फिर वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में आपको V2 मिल जाएगा। फिर जो V2 मिलेगा वो फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, फिर आपको V1 मिल जाएगा। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैनुअल मेथड है, इससे आप V1 V2 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलसी से आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, कैलसी के इक्वेशन मोड में जाना है और इक्वेशन मोड में जाके आप आसानी से ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस मोड का ऑप्शन जो है वो ऑन कर लिया है, ठीक है। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आसानी से वो देख सकते हैं। चलो आप यहाँ पे V1 का कोएफिशिएंट लिखो 0.7 इक्वल टू, V2 का कोएफिशिएंट लिखो -0.5 इक्वल टू, राइट साइड में है 7 इक्वल टू। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में जाएंगे, V1 का कोएफिशिएंट -0.5 इक्वल टू, V2 का कोएफिशिएंट 0.6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में -5
इक्वल टू, तो ये हमने दोनों इक्वेशंस का डाटा कैलकुलेटर में पुट कर लिया है। अब इक्वल टू करेंगे तो पहला अननोन आएगा V1, तो ये आ चुका है 10, और दूसरा अननोन आएगा V2 जो कि है 0। ठीक है, तो हमें V1 V2 मिल चुका है 10 एंड 0, तो हम यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 V1 इज दैट इज 10 वोल्ट एंड V2 इज 0 वोल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप का प्रॉब्लम जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि V2 का वैल्यू जब 0 आता है तो उनको लगता है कि उनका आंसर रॉन्ग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे V1 V2 बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो भी देखना यही आंसर आता है, कैलकुलेटर से भी यही आंसर आया है। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमने V1 V2 फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। ये 2 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था, और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो उसके दोनों साइड में जो नोड है V1 V2, आपको उसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने V1 V2 फाइंड आउट कर लिए तो आसानी से 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, ऐसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो V1 V2 मिल चुका है। देखो V1 है 10 वोल्ट, V2 है 0 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि नोड 1 के अक्रॉस का वोल्टेज ज्यादा है और नोड 2 के अक्रॉस का वोल्टेज कम है। इसका मतलब करंट जो है, जो 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट है, वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है, तो वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, ये कंफर्म है। तो चलो अब यहां पे इसमें से फ्लो होने वाला करंट, इसका नाम हमने दे दिए थे I2। देखो 2 ओहम में से क्या फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है। I2 का यूज करके हमने यहां पे भी इक्वेशन बनाए, यहां पे भी इक्वेशन बनाए, ठीक है ना। तो यही I2 अब हमें यहां पे मिल जाएगा। तो अब हम यहां पे लिख लेंगे therefore करंट फ्लोइंग थ्रू, जैसा क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा था उसी तरह से हम यहां पे आंसर में लिखेंगे therefore करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस दैट इज, हम यहां लिख लेंगे उसका नाम I2। ठीक है, और ये क्या होगा? V1 माइनस V2, और उसके बीच में रेजिस्टेंस क्या है? उसके बीच में रेजिस्टेंस 2 ओहम है, तो हम यहां लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 उसके बीच का रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमने V बाय R का फॉर्म तैयार किए हैं, जैसा हमने यहां पे लिखा था V बाय R के फॉर्म में, यहां पे भी लिखा है V बाय R के फॉर्म में, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो V1 कितना है? V1 है 10, V2 है 0, डिवाइडेड बाय 2, 10 बाय 2 यानी 5 एम्पियर, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो फाइनली ये I2 हमें मिल गया। इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो क्या है? वो है 5 एम्पियर। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सॉल्यूशन बना लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ यानी नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।